दोस्तों, मैं चंद्रमणि साहू पीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में रसायन विज्ञान का जो पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान, उसमें हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की दर के आधार पर अभिक्रिया को जो 3 भागों में बांटा गया है, मंद अभिक्रिया है ना, और तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे औसत वेग क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग, रासायनिक अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, फिर रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात करने में और कौन कौन से गुण होते हैं जिसकी सहायता से हम रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसका हमारा जो पहला टॉपिक है औसत वेग। औसत वेग हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो औसत वेग क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है, ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था कि इकाई समय में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। या इसी को हम दूसरे तरीके से भी बताते हैं कि एक निश्चित समयांतराल में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों के वेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अब यहाँ पर औसत वेग क्या होता है, तो औसत वेग का डेफिनेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि निश्चित समय अंतराल में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों की मोलर सांद्रता या सांद्रता का में औसत परिवर्तन। ठीक है, किसी निश्चित समय अंतराल में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों के औसत मोलर सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। अब औसत मोलर सांद्रता और सांद्रता एक ही चीज़ है। मोलर सांद्रता क्या होता है, तो सांद्रता का मतलब क्या है, तो पदार्थ की मात्रा को हम सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन के इकाई आयतन में पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की मोलर सांद्रता कहते हैं। तो सांद्रता का मतलब यही है, पदार्थ की मात्रा को दर्शाने का एक तरीका होता है मोलर सांद्रता। जैसे हम दूरी को किलोमीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है, वैसे ही पदार्थ की मात्रा को मोलर सांद्रता या सांद्रता से हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसके लिए अलग अलग यूनिट है, इकाई है, जैसे मोलरिटी हो गया, मोलिलिटी हो गया, नॉर्मलिटी हो गया। ठीक है, ये सब उसकी सांद्रता को बताने का एक तरीका, एक इकाई है। तो यहाँ पर हम मोलर सांद्रता जो शब्द यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब है पदार्थ की मात्रा। अब हम आते हैं औसत वेग। औसत वेग का मतलब क्या हुआ, तो देखिए, कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है, एग्जाम्पल के लिए R से P प्रोडक्ट बन रहा है, यही एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, तो मैं उसी से आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि R जो है अभिकारक है और P क्या चीज़ है, उत्पाद है। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ते जाती है, समय के साथ अभिकारक की जो सांद्रता है वो कम होने लगता है, और इसी कारण रासायनिक अभिक्रिया का जो दर है वो भी क्या होता है, समय के साथ कम होने लगता है। ये द्रव्यानुपाती क्रिया का जो नियम है, जिसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते हैं, जिसको गुल्डबर्ग और वागे जो रसायनज्ञ हैं उन्होंने बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर या वेग जो है वो उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं पर निर्भर करते हैं। सक्रिय मात्राओं की सांद्रता के समानुपाती होते हैं। समानुपाती होने का मतलब यही है कि अगर अभिकारक की सक्रिय मात्रा की जो अगर सांद्रता ज़्यादा है या बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, और अगर सक्रिय मात्रा की सांद्रता घटती जाती है तो फिर अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, घटते जाएगा। समानुपाती का मतलब यही होता है, अगर एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, वो भी समान अनुपात में। ठीक है, और अगर एक चीज़ कम होगा तो दूसरा चीज़ भी क्या होगा, कम होते जाएगा। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का जो नियम है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार, जब रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो अभिक्रिया की दर समय के साथ कम होने लगती है। इसको मैंने एक सिंपल एग्जांपल से भी बताया था। जैसे हम 2 पानी का टैंक ले लेते हैं और दोनों टैंक को इस तरीके से एक पाइप के द्वारा जोड़ देते हैं। उसमें से हम ये जो टैंक है इसको R मान लेते हैं, रिएक्टेंट अभिकारक, और ये वाली जो टैंक है इसको हम मान लेते हैं P प्रोडक्ट। अब क्या होता है, जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो उस समय अभिकारकों की जो सांद्रता है वो अधिकतम होती है। अभिकारक जो है उसकी सांद्रता क्या है, अधिकतम है।
मतलब ये टैंक क्या है, पानी से पूरी तरीके से भरा हुआ है जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ते जाती है, मतलब जैसे ही हम इस वाल्व को खोल देते हैं तो इसका मतलब है अभिक्रिया प्रारंभ हो गई। अभिक्रिया जब प्रारंभ हो गई इसका मतलब ये हुआ कि R जो है P में क्या हो रहा है, अब कन्वर्ट होते जा रहा है। अभिकारक से ही क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो अभिकारक से जब उत्पाद बनते जाएगा तो जाहिर सी बात है अभिकारक की जो मात्रा है वो क्या होते जाएगी, समय के साथ कम होते जाएगा। और द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम में मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि द्रव्यानुपातिक क्रिया का जो नियम है उस नियम में क्या बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग के जगह में हम दर भी बोल सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर अभिकारकों के सक्रिय मात्रा के सांद्रता के समानुपाती होती है। अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसके, अभिकारक की सांद्रता के। अगर आप इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे और यहाँ पर जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट नियतांक लग जाता है। इसको हम बोलते हैं विशिष्ट वेग स्थिरांक। इसे समानुपातिक स्थिरांक होता है, समानुपातिक नियतांक भी बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो नियत होता है पूरे अभिक्रिया के दौरान, ये सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि K का जो वैल्यू है एक समानुपातिक स्थिरांक होता है जो पूरे अभिक्रिया के दौरान स्थिर होता है। अब यहाँ पर देखिए ये तो स्थिर है, नियतांक है, तो R का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर R का वैल्यू कम होगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, समय के साथ कम होने लगेगा। तो जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ते जाती है R की जो सांद्रता है या अभिकारकों की जो सांद्रता है वो क्या होने लगता है, कम होते जाता है। क्यों कम होता है, तो उसका कारण मैंने बताया, R P में क्या हो रहा है, कन्वर्ट होते जा रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट जब उत्पाद किससे बन रहा है, R से ही तो उत्पाद बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, R की जो मात्रा है वो समय के साथ कम होते जा रही है। जैसे कि R जो है कम होते जा रहा है मतलब P में कन्वर्ट होते जा रहा है, पानी इस तरफ आते जा रहा है, धीरे धीरे करके इधर का लेवल कम होते जाएगा और इसका लेवल बढ़ते जाएगा। मतलब P की जो सांद्रता है वो समय के साथ बढ़ती है और R की सांद्रता समय के साथ कम होने लगती है। तो ये जो सांद्रता है, जब इसकी सांद्रता कम होते जाती है तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब प्रारंभ होती है तो उस समय उसका वेग अधिकतम होता है और जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ते जाती है तो अभिक्रिया का वेग कम होने लगता है और जब अभिक्रिया समाप्त होने वाली होती है उस समय अभिक्रिया का वेग सबसे कम होता है। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो स्थिर नहीं है, पूरे अभिक्रिया के दौरान क्या होते जा रहा है, लगातार परिवर्तित हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। तो अगर हमको ये बोला जाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया और वो अभिक्रिया 10 मिनट तक चलती है और 10 मिनट के बाद समाप्त हो जाती है, और उस समयांतराल में जब हम इस अभिक्रिया के दर को ज्ञात करेंगे तो हम पूरे टाइम को लेंगे 10 मिनट और सांद्रता में तो परिवर्तन को यहाँ पर क्या होगा, लिखा जाएगा। तो हमको जो दर प्राप्त होगा वो क्या हुआ, पूरे अभिक्रिया का दर है ये। तो अभिक्रिया का जो दर है, क्या हमेशा सांद्रता एक जैसा था, अभिक्रिया का दर हमेशा एक जैसा था, नहीं था। अभिक्रिया का दर लगातार परिवर्तित होते रहा है। तो हमको पूरे एक पर्टिकुलर जो समयांतराल है कि अभिक्रिया यहाँ से प्रारंभ हुई, अभिक्रिया यहाँ पर समाप्त हो गई, तो हमको अगर पूछा जाएगा तो जो दर हमको प्राप्त होगा वो वास्तव में उस अभिक्रिया का दर नहीं होगा, वो उस अभिक्रिया का औसत दर कहलाएगा। क्यों औसत दर कहलाता है, तो इसको आप एक दूसरी एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे कि हम औसत चाल निकालते हैं, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, तो जब हम बाइक से कहीं जाते हैं, जैसे हम अपने घर से निकले और किसी दूसरे शहर हमको जाना है और हमारे घर से उस शहर की दूरी है 60 किलोमीटर। हम 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे में पूरा करते हैं। मतलब हमको
60 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा? 1 घंटा लगा। अब अगर हमारा चाल पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर आप दूरी लिखेंगे 60 और समय 1, मतलब हमारी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये सोचिए कि जब आप घर से निकले तो क्या आपकी गाड़ी की स्पीड यहाँ तक पहुँचते तक, उस शहर में पहुँचते तक क्या 60 किलोमीटर ही था हमेशा? नहीं। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में तो गाड़ी का जो स्पीड है वो 0 होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, इस तरीके से गाड़ी की स्पीड बढ़ते जाती है। फिर अचानक से कहीं ब्रेकर आ जाता है, गाड़ी की स्पीड फिर से 0 में पहुंच जाता है। फिर आप गाड़ी की स्पीड को आगे बढ़ाते जाते हैं और जब अच्छा रोड मिल गया हमको तो हम गाड़ी को 100 किलोमीटर की स्पीड तक ले गए। फिर अचानक से ब्रेकर आ गया, गड्ढा आ गया, तो फिर से गाड़ी की स्पीड 0 हो जाती है। तो इस पूरे अभी रास्ते में गाड़ी की स्पीड हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चली है गाड़ी। जैसे कभी 60 से ज़्यादा चला है तो कभी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी कम चलाया गया है। लेकिन जब हम चाल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? पूरी दूरी और जितना समय लगा उसको हम क्या करते हैं? इस फार्मूले में पुट करते हैं और हम बता देते हैं कि हमारा जो स्पीड था वो कितना था? 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हुआ? औसत चाल हुआ। क्या हुआ? औसत चाल। मतलब अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंटिन्यू गाड़ी चलाएंगे तो आपको इतना डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटे का समय लगेगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम हमेशा अपनी गाड़ी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चला सकते। इसलिए जब हम चलते हैं तो कभी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कभी गाड़ी की स्पीड बहुत कम होती है। तो हम जब चाल निकालते हैं तो वास्तव में क्या होता है? वो औसत चाल होता है। और अगर हमको ये कोई पूछ दे, जैसे हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे 12 बजे और हमको यहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगा, हम 1 बजे यहाँ पहुँच गए। अब अगर हमको कोई पूछे कि 12:30 पर हमारी स्पीड क्या थी, तो क्या उस समय 60 रही होगी? कोई ज़रूरी नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि उस समय हमारी गाड़ी की स्पीड 60 थी। जब हम 12:30 बजे कहाँ पे पहुँचे रहे होंगे? लगभग यहाँ पहुँचे हैं, तो इस जगह पे हमारी स्पीड क्या थी? तो ये हम नहीं बता सकते। ये औसत चाल हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो औसत चाल है, उससे हम एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी स्पीड हम नहीं बता सकते। वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया जब प्रारंभ होती है तो उस समय उसका वेग अधिकतम होता है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाती है उसका वेग धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जब हम अभिक्रिया का दर ज्ञात करते हैं तो हम कुल समयांतराल और सांद्रता में कुल कितना परिवर्तन हुआ उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं और उसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसीलिए उसको वेग ना बोल के क्या बोला जाता है? औसत वेग बोला जाता है। अब इसका कारण यही है क्योंकि अभिक्रिया का दर स्थिर नहीं है। अगर अभिक्रिया का दर स्थिर होगा तो हम उसको औसत ना बोल के सिर्फ वेग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अभिक्रिया का दर लगातार परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? औसत वेग। औसत का मतलब ही क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हम अगर 30 किलोमीटर की स्पीड को, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको तय करने में हमको आधा घंटे का समय लगता है। और ये जो समय है इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? हमारा स्पीड मिल जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद जो आधी दूरी बची हुई है इसको भी हम 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस है इसको भी अगर हम आधे घंटे में पूरा करते हैं तो हमारा जो स्पीड होगा वो कितना होगा? 60 किलोमीटर पर आवर। इसका आप एवरेज निकालेंगे, औसत तो कैसे निकालोगे? 60/60/2 = 120/2 = 60। तो ये क्या हुआ? औसत वेग या औसत चाल। लेकिन यहाँ पर भी हमारी जो स्पीड है वो हमेशा 60 नहीं थी। ठीक है, तो ये हम जो औसत जो होता है वो मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब कुल हमने गाड़ी को अलग अलग जो वेग है उन सब का टोटल है ये 60। पूरी डिस्टेंस को हमने कितने समय में पूरा किया उस वैल्यू को हमने फार्मूले में पुट किया और हमको औसत चाल हमारा प्राप्त हो गया। ठीक वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया का दर जब हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ भी हमको
अगर ये बोला जाता है कि इसकी प्रारंभिक सांद्रता R1 है और अंतिम सांद्रता R2 है, इस पूरे अभिक्रिया को संपन्न होने में 10 मिनट का समय लगा। तो अगर हम इन वैल्यू से किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर ज्ञात करते हैं तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, R2 माइनस R1 अपॉन 10 मिनट्स। यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको जो भी आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, औसत वेग ही कहलाएगा। तो ये हो गया औसत वेग। अब यहाँ पर आप फॉर्मूले के रूप में अगर लिखेंगे, औसत वेग के लिए फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल जाता है। क्या हो जाएगा, औसत वेग इज इक्वल टू मोलर सांद्रता में परिवर्तन अपॉन क्या आ जाएगा, समयांतराल। एक निश्चित समय अंतराल में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों की औसत मोलर सांद्रता में परिवर्तन औसत वेग के बराबर होता है। अब अगर हम मोलर सांद्रता में परिवर्तन को डेल x मान लें और ये समय को ले लेते हैं डेल t, तो R एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल x अपॉन डेल t। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए R एवरेज के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R एवरेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल R की सांद्रता अपॉन डेल t इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा डेल p अपॉन क्या आ जाएगा, डेल t। तो ये हो जाएगा औसत वेग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। औसत वेग के बाद दूसरा जो है टॉपिक तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर। तात्क्षणिक वेग मतलब जब किसी क्षण विशेष पर हमको किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग पूछा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग। क्षण विशेष मतलब जैसे कि मैंने अभी इससे पहले जो एग्जाम्पल बताया था बाइक वाला, इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि हम 12 बजे निकलते हैं और 1 बजे पहुंच जाते हैं। अगर हमको कोई ये पूछे 12:30 पर हमारी गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो हमको एक पर्टिकुलर क्षण पे पूछा जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग। अब यहाँ पे तात्क्षणिक वेग रासायनिक अभिक्रिया में भी सेम यही होता है। जैसे अभिक्रिया प्रारंभ हुई कब, 12 बजे। अभिक्रिया समाप्त हो गई 12:10 पर। अगर हमको कोई ये पूछता है कि 12:05 पर अभिक्रिया की दर कितनी है, तो ये तात्क्षणिक दर कहलाएगा। ठीक है, किसी समय t पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग इस इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होता है। बस डेफिनेशन वही रहेगा। हमको यहाँ पर क्या करना है, किसी क्षण विशेष पर बताना है। एक निश्चित समयांतराल नहीं बोला जाएगा, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एक क्षण विशेष पर, एक निश्चित समय पर अगर हमको पूछा जाता है तो हम एकांक समय में किसी अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर। एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमको पूछा जाता है तो उस समय पर जो अभिक्रिया का दर या वेग होगा उसे हम तात्क्षणिक दर या तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अब तात्क्षणिक दर या तात्क्षणिक वेग अगर हमको ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या होना ज़रूरी है, अभिक्रिया का जो दर है वो स्थिर होना ज़रूरी है। अभिक्रिया के दर स्थिर होने का मतलब ये है कि जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है, जैसे अगर हम इस ग्राफ में देख लेते हैं, जब अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है तो उस समय ये अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता है। ये जो y एक्सिस है इसमें हम इसकी सांद्रता को दर्शा रहे हैं, जो कि ये 0.001 मोल, 0.002 मोल, 0.003 मोल, इस तरीके से है इसकी सांद्रता। इधर x एक्सिस में हम टाइम को ले लेते हैं, इधर टाइम है, समय,
और वाई एक्सिस में हम सांद्रता को ले लेते हैं। अब देखिए, जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है उस समय R जो अभिकारक है इसकी सांद्रता अधिकतम होती है, और जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ते जाती है सांद्रता धीरे धीरे R की सांद्रता जो है कम होने लगती है। इस तरीके से हमको ग्राफ मिलेगा। अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे किस पर, R की सांद्रता पर, तो आपको इसी तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा जिसमें R की सांद्रता समय के साथ कम होने लगती है। तो हम क्या करेंगे, हमको अगर तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है, तात्क्षणिक वेग मतलब जैसे कि ये हो गया, अभिक्रिया जब प्रारंभ हुई तो ये 1 मिनट हो गया, 2 मिनट, ये 3 मिनट, ये 4 मिनट, ये 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, इस तरीके से एक एक मिनट में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया है। अब अगर हमको ये पूछा जाए कि तीसरे मिनट पर अभिक्रिया की दर क्या थी, तो यहाँ से आप बता सकते हो, क्योंकि ग्राफ हमने प्लॉट किया है तो 3 मिनट पे हम यहाँ पर सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको, हमारे पास ग्राफ नहीं है या हमको इससे छोटे और भी छोटी समय पर पूछा जा रहा है, तो उसके लिए देखिए, जब इसको हम इस तरीके से छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो समय अंतराल है इस समय अंतराल में ग्राफ का जो वक्र है वो बहुत ही कम है, मतलब ये लगभग एक सीधा लाइन की तरह हमको दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सांद्रता में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। तो हम इतना छोटा समय लेंगे, समय अंतराल इतना कम रखा जाएगा कि अभिक्रिया की दर में बहुत ही कम परिवर्तन हो, लगभग अभिक्रिया का दर क्या हो उस समय अंतराल के दौरान स्थिर हो, तब हम अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हम समयांतराल डेल्टा टी लेते हैं, इस डेल्टा टी की वैल्यू को हमको कम करते जाना है और इतना कम कर देना है कि अभिक्रिया का दर क्या हो जाए, लगभग स्थिर हो जाए। इसीलिए जब हम औसत जो वेग है, औसत वेग जब हम ज्ञात करते हैं तो औसत वेग के लिए जो हमको समयांतराल दिया गया है डेल्टा टी, औसत वेग में समय अंतराल को हम डेल्टा टी से दर्शाते हैं। तो अगर हम डेल्टा टी की वैल्यू को कम करते जाएंगे और जब इसका मान बहुत ही कम हो जाएगा तो औसत वेग तात्क्षणिक वेग के बराबर हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ये जो रिएक्शन है इसमें हम औसत वेग जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डेल आर की सांद्रता अपॉन डेल टी। अगर ये जो वैल्यू है इसमें डेल्टा टी की वैल्यू शून्य की ओर अग्रसर हो, मतलब हम डेल्टा टी के वैल्यू को कम करते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने शुरुआत में डेल्टा टी लिया था, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आया था 10 सेकेंड। इसको हम अब क्या करेंगे, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस वैल्यू को हम धीरे धीरे करके मिनिमम वैल्यू तक लाएंगे, लगभग शून्य के करीब इस समय अंतराल को। तो ये कैसे होते जाएगा, जैसे कि इन दोनों के T2 का वैल्यू 20 था, T1 का वैल्यू 10 था, तो इन दोनों का डिफरेंस 10 आया। अब हम क्या करेंगे, इसको और कम करेंगे तो 9 आएगा, और कम करते जाएंगे इस अंतराल को तो ये कम होते जाएगा। जैसे ये जो वैल्यू है इसको 11 कर दिए, 11 के बाद 12 कर दिए, 12 के बाद 13 कर दिए, 13 के बाद 14, लगभग जब 20 के करीब आ जाएगा ये, तो ये डेल टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब समयांतराल को हम बहुत कम कर देते हैं तो औसत वेग जो होता है वो तात्क्षणिक वेग के बराबर हमको प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पर टाइम जो डिफरेंस है, मतलब समय का जो अंतर है वो बहुत ही कम होता है, अल्प समय होता है, इसलिए इसको डेल्टा से ना दर्शा के हम इसको क्या लिखते हैं, डी टी लिखते हैं। ठीक उसी तरीके से जो सांद्रता में परिवर्तन है उसको भी डेल ना लिख के हम क्या लिखते हैं, वहाँ पर डी लिखते हैं। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये जो वैल्यू है ये डी आर अपॉन डी टी कहलाएगा। ये हो जाएगा तात्क्षणिक वेग और ये हो जाएगा औसत वेग। इसी तरीके से डेल पी अपॉन डेल टी, इसमें भी अगर डेल्टा टी का वैल्यू शून्य की ओर अग्रसर हो, समयांतराल को हम कम करते जाएं और लगभग शून्य के करीब ले जाएं, तो औसत वेग जो होगा वो
तात्क्षणिक वेग के बराबर हो जाएगा। तो तात्क्षणिक वेग और औसत वेग में यही अंतर होता है। तात्क्षणिक वेग जो है एक पर्टिकुलर समय पर, एक किसी निश्चित क्षण पर या एक निश्चित समय पर t पर पूछा जाए तो, और सांद्रता इकाई समय में सांद्रता में जो भी परिवर्तन होता है तब उसको हम तात्क्षणिक वेग बोलेंगे। और यदि औसत वेग पूछा जाता है तो एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में औसत परिवर्तन क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। तो दोनों में सिर्फ समय का ही डिफरेंस है। जब हम एकांक समय के लिए कैलकुलेट करते हैं तो तात्क्षणिक वेग, और जब हम औसत समय के लिए कैलकुलेट करते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं? औसत वेग कहते हैं। तो ये हो गया औसत वेग, तात्क्षणिक वेग। अगर इस टॉपिक पे कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि पहले वीडियो में मैंने बताया था अपना नंबर, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अब आते हैं अगला टॉपिक। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है उसको क्या होता है ये हम समझ गए, औसत वेग क्या होता है वो भी समझ गए, तात्क्षणिक वेग क्या होता है वो भी समझ गए। लेकिन इसको ज्ञात कैसे किया जाता है? तो अभिक्रिया, अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को या वेग को ज्ञात करने के लिए उसके अलग अलग गुण की सहायता से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पर्टिकुलर कुछ ही रिएक्शन में, कुछ ही अभिक्रियाओं में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। सभी अभिक्रियाओं में उस गुण का उपयोग हम नहीं कर सकते। जैसे कि कौन कौन से गुण हैं जिससे रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से गुण, कौन से गुण हैं जिससे हम रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात कर सकते हैं, और हमको ऑप्शन दिया जा सकता है। तो कौन कौन से ऐसे गुण हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं गुण जिससे रासायनिक अभिक्रियाओं की दर ज्ञात की जाती है। सबसे पहला गुण रंग। कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें जब वो किसी दूसरे रासायनिक पदार्थ में कन्वर्ट होते हैं, मतलब परिवर्तित होते हैं, तो उनके रंग में परिवर्तन होता है। मतलब कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें रंग परिवर्तन होता है पदार्थ का, तो उस रंग में परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया की दर ज्ञात की जाती है। क्योंकि अलग अलग जो पदार्थ है उसका रंग अलग अलग होता है, और ये जो रंग में परिवर्तन की जो गति है, स्पीड है, उसको यहाँ पर मेज़र किया जाता है। तो उदाहरण के लिए इसका एक एग्जांपल है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4। ये गैसियस फॉर्म में होता है। जब ये कन्वर्ट हो जाता है 2NO2 में तो इसका रंग जो है परिवर्तित हो जाता है। ये कलरलेस होता है और ये ब्राउन कलर का होता है। तो इस तरीके से हमको रंग में परिवर्तन से पता चल जाता है कि अभिक्रिया का दर कितना है। दूसरा गुण आयतन या दाब। आयतन या दाब से भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात की जा सकती है। जब कोई भी केमिकल या कोई भी रासायनिक पदार्थ गैसियस अवस्था में है, गैस के फॉर्म में है, और वो जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब उत्पाद बनता है तो उत्पाद भी अगर गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, अगर वो भी गैसीय अवस्था में है तो क्या होगा? आयतन में क्या होगा? परिवर्तन होगा, क्योंकि सभी गैस जो है अलग अलग दाब आरोपित करते हैं, सबका आयतन अलग अलग होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आयतन में परिवर्तन को क्या किया जाता है? मेज़र किया जाता है अभिक्रिया की दर को ज्ञात करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये जब अपघटित हो जाता है 2NO2 में और 1/2 O2, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन
का एक एटम बनता है और यहाँ पर NO2 गैस बन रहा है, ठीक है। तो ये जो NO2 गैस के बनने से N2O5 जब रहता है तो दाब का वैल्यू अलग रहता है। जैसे ही N2O5 और O2 बनने लगते हैं तो दाब में परिवर्तन होने लगता है। उस दाब को या उस आयतन को क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है, क्योंकि जब आप आयतन को स्थिर रखेंगे तो दाब में परिवर्तन होगा और जब आप दाब को स्थिर रखेंगे तो आयतन में परिवर्तन होता है। दाब और आयतन दोनों एक ही समय स्थिर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो, जैसे ये एक पिस्टन है, पिस्टन में जब N2O5 है उस समय हम क्या करते हैं, इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, इसको हम क्या कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं और इसका जो दाब है उसको भी हम क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं। अब जैसे अभिक्रिया होती है और यहाँ पर 2NO2 और 1/2 O2 बनने लगता है तो ये एकदम से तो बनेगा नहीं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब प्रारंभ होती है तो उसका वेग अधिकतम होता है और धीरे धीरे अभिक्रिया का वेग कम होने लगता है। तो ये धीरे धीरे करके N2O5 जब NO2 और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने लगता है तो यहाँ का जो दाब है, अगर हम इस आयतन को स्थिर रखेंगे तो दाब बढ़ने लगेगा या दाब घटने लगेगा, दोनों में से एक चीज़ें होंगी। और यदि हम दाब को स्थिर रखने की कोशिश करेंगे तो हमको इस पिस्टन को या तो ऊपर ले जाना पड़ेगा या फिर नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आयतन को बढ़ाओगे तो दाब कम होता है और अगर आप आयतन को कम करोगे तो दाब का वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो दाब और आयतन से हम रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं तीसरा गुण। तीसरा गुण क्या है, तीसरा जो गुण है उसमें है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता से भी आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात कर सकते हैं। CH3COO C2H5 और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो पदार्थ है इनकी दोनों की विद्युत चालकता अभी अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर Na+ है तो जाहिर सी बात है इसकी चालकता अधिक होगी, इसकी चालकता कम होगी। जब अभिक्रिया हो जाती है तो CH3COO Na बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है और C2H5OH एथिल अल्कोहल बनता है। तो अब यहाँ पर इसकी चालकता बढ़ जाएगी और इसकी चालकता कम हो जाती है। तो इस तरीके से विद्युत चालकता को माप के या मेज़र करके भी हम रासायनिक अभिक्रिया की दर को बता सकते हैं। चौथा जो गुण होता है ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन। फिजिक्स में आपने ध्रुवित प्रकाश के बारे में पढ़ा होगा। ध्रुवित प्रकाश जो होता है, जब एक सामान्य प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को जब हम पोलराइज्ड क्रिस्टल से गुजारते हैं तो वो जो प्रकाश निकलती है वो ध्रुवित प्रकाश कहलाती है। इसमें जो कंपन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। तो ध्रुवित प्रकाश जो है, पोलराइज्ड लाइट भी बोलते हैं जिसको, इस प्रकाश को कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिनमें ये गुण पाया जाता है कि वो ध्रुवित प्रकाश को या तो दक्षिणावर्त दिशा में या वामावर्त दिशा में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में क्या करते हैं, उसको रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं, केमिकल पदार्थ, उसको ऑप्टिकल एक्टिव या प्रकाशिक रूप से सक्रिय पदार्थ भी बोला जाता है। ये जो पदार्थ होते हैं इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी का अध्ययन करके रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात की जाती है। जैसे इसका उदाहरण है C12 सुक्रोज, C12H22O11। इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है इसको जब ज्ञात कर लिया जाता है और जब इसकी अभिक्रिया होती है या इसका रिटेंशन किया जाता है, प्रतिपन की अभिक्रिया होती है, तो इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, C6H12O6 और C6H12O6। इन दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी को ऑप्टिकल एक्टिविटी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेज़र करते हैं कि ये ध्रुवित प्रकाश को कौन सी दिशा में घुमा रहा है, कितना घुमा रहा है। उस एंगल को मेज़र करके हम अभिक्रिया की दर को ज्ञात करते हैं। उसके बाद है पांचवा pH वैल्यू। pH में भी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो pH मान में भी परिवर्तन होता है। तो pH मान में परिवर्तन से भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात की जा सकती है और इसका उदाहरण है CH3COO C2H5
H2O, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है CH3COOH एसिटिक एसिड और C2H5 एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पर ये एसिड है, ठीक है, एक एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, pH वैल्यू इसका चेंज हो जाता है। pH वैल्यू चेंज होने से उस कितना चेंज हो रहा है, कितनी तेज़ी से pH वैल्यू में परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया की दर ज्ञात की जाती है और मात्रा के आधार पर भी रासायनिक अभिक्रिया की दर ज्ञात की जाती है। तो ये जो गुण है, रंग हो गया, आयतन या दाब हो गया, विद्युत चालकता है, ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन हो गया और pH वैल्यू हो गया, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में हम इन सभी गुणों का उपयोग नहीं कर सकते। कुछ अभिक्रियाओं में रंग के द्वारा अभिक्रिया की दर को ज्ञात की जा सकती है। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जो गैसीय अवस्था में होती है, तो उनमें आयतन और दाब के परिवर्तन से हम रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत चालकता, इससे भी हम रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात कर सकते हैं। ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो पदार्थ ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ठीक है, जिनमें ध्रुवित प्रकाश को घूर्णन करने का, घुमाने की क्षमता होती है। उन रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को हम ध्रुवित प्रकाश के द्वारा भी, के घूर्णन के द्वारा भी अभिक्रिया दर को ज्ञात कर सकते हैं। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें pH मान में परिवर्तन होता है, तो उसमें हम रासायनिक अभिक्रिया की दर pH की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कुछ गुण हैं जिसकी सहायता से रासायनिक अभिक्रिया की दर ज्ञात की जाती है। अब प्रयोगशाला में इन सब गुणों से, जिन अभिक्रियाओं का इन गुणों के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया की दर नहीं ज्ञात की जा सकती, तो प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, सांद्रता के आधार पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात करते हैं। प्रयोगशाला से ही हम प्रैक्टिकल के द्वारा, प्रयोग के द्वारा ही रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम सीधे एक फॉर्मूले में पुट करके इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। सांद्रता में परिवर्तन को प्रैक्टिकल या प्रयोगशाला में ही प्रयोग करके ज्ञात किया जाता है और उसके बाद उसका वैल्यू हम फॉर्मूले में रखकर कैलकुलेट करते हैं। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया की दर। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से गुण हैं जिससे हम रासायनिक अभिक्रिया की दर ज्ञात कर सकते हैं। इनमें से कोई भी 2 या 3 गुण दे दिया जा सकता है और चौथा गुण जो होगा वो हो सकता है ना रहे। तो ये हो गया हमारा, ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। दर व्यंजक। तो रासायनिक अभिक्रिया का दर का व्यंजक या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम किस तरीके से लिखते हैं, ये एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले हम ऐसे केमिकल रिएक्शन देखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे जिनका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक या रस समीकरण मितीय गुणांक, या हम ये बोल सकते हैं कि अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों की जो मोलों की संख्या है वो बराबर होती है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया का दर व्यंजक हम कैसे लिखेंगे, तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। PCl5 ये PCl3 और Cl2 में टूट जाता है, डिवाइड होता है। तो इसका अगर हमको ये पूछा जाए दर व्यंजक कैसे लिखा जाएगा, तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का दर लिखने के लिए अभिक्रिया का दर या वेग इज इक्वल टू, आप माइनस में लिखेंगे इसको, डेल PCl5 अपॉन हो जाएगा डेल T बराबर PCl3 अपॉन डेल T बराबर डेल Cl2 डेल T। अभिक्रिया का वेग कहने का मतलब औसत वेग ही होता है। अगर आपको विशेषकर ये बोला जाता है तात्क्षणिक वेग लिखिए, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेल की जगह पे D आ जाएगा। तो ये ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए है जिसमें दोनों अभिकारकों और उत्पादों की मोलर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो सेम है, इक्वल है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो है बराबर है, सेम है। जैसे ये इसका 1 मोल
PCl3 का 1 मोल, जब PCl5 का 1 मोल विघटित होता है तो 1 मोल PCl3 बनता है और 1 मोल Cl2 बनता है। मतलब इसके विघटन का जो दर है वो इन दोनों के निर्माण के दर के बराबर होता है। जितनी स्पीड से ये विघटित हो रहा है उतनी ही स्पीड से ये दोनों जो है बन रहे हैं। इसका मतलब यही होता है। इसलिए तीनों जो इक्वेशन है ये तीनों क्या है, हम बराबर लिख रहे हैं। बराबर लिखने का मतलब ही यही है कि इसका जो विघटन का दर है, जब इसकी जितनी तेज़ी से इसकी सांद्रता कम हो रही है उतनी ही स्पीड से, उतनी ही वेग से इन दोनों का निर्माण होता है। ये है अभिक्रिया का वेग लिखने का तरीका, इसे दर व्यंजक बोला जाता है। इसी तरीके से अब हम ऐसे केमिकल रिएक्शन को देखेंगे जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक जो गुणांक होता है, रस समीकरण गुणांक, वो एक समान नहीं होता, नंबर ऑफ मोल्स एक समान नहीं होता। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे दर व्यंजक। दूसरा एग्जाम्पल है, जहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्पाद का रस समीकरण मितीय गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी बोलते हैं, समान हो। तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कौन सा, ये। अब दूसरा, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्पाद का रस समीकरण मितीय गुणांक असमान हो। जैसे इसका एग्जाम्पल है 2N2O5, इससे प्रोडक्ट बनता है 4NO2 प्लस O2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखिए, इसमें दोनों में इधर नंबर ऑफ मोल्स 2 है, जबकि ये 4 बन रहा है और इसका सिर्फ 1 ही मोल बनता है। तो इसलिए यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद का जो स्टोइकियोमेट्रिक जो गुणांक होता है वो दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे अभिक्रियाओं को सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 मोल N2O5 के विघटन से 4 मोल NO2 बनता है और 1 मोल ऑक्सीजन बनता है। मतलब क्या हुआ, अगर हम अभिक्रिया की दर की गणना करें या इसका अभिक्रिया दर को ज्ञात किया जाए तो हमें ये मिलेगा कि NO2 के जो बनने का दर है वो N2O5 के विघटन से 2 गुना ज़्यादा है। मतलब, या हम इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि N2O5 के विघटन का दर NO2 के बनने की दर से आधा है। ये जितनी तेज़ी से या जितनी वेग से विघटित होता है उसके 2 गुना वेग से क्या होता है, ये बनता है। तो इसका दर व्यंजक हम कैसे लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, इसके विघटन का दर, N2O5 के विघटन का दर O2 के बनने की दर से 2 गुना है। दोनों के साथ अलग अलग इसका क्या बन रहा है, अलग अलग संबंध है। N2O5 का विघटन का दर ऑक्सीजन के बनने की दर से क्या है, 2 गुना ज़्यादा है। जितनी तेज़ी से ये विघटित हो रहा है उससे जस्ट आधे वेग से ये क्या होता है, बनता है। तो यहाँ पर देखिए दर व्यंजक कैसे लिखा जाएगा। तो अभिक्रिया का दर या वेग बराबर, यहाँ पर माइनस हम साइन यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ। अभिकारकों की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन हमेशा समय के साथ क्या होता है, जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती है कम होते जाता है।
तो ये ऋण चिन्ह ऋण चिन्ह को हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम ये बता सकें कि N2O5 क्या हो रहा है, समय के साथ इसकी सांद्रता कम हो रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/2 क्या आ जाएगा, N2O5 की सांद्रता अपॉन डेल टी। ये आ गया। 1/2 हम सामने में लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं, तो ये देखिए तीनों को हमको क्या करना है, इस तरीके से बराबर करना है। तो बराबर कैसे होगा, ये 1/4 NO2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, O2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2। मतलब अगर हम इसको और सरल करें तो क्या हो जाएगा, N2O5 अपॉन क्या आ जाएगा, डेल टी इज इक्वल टू ये क्या है, NO2 की सांद्रता में परिवर्तन, यहाँ पे 2 आ जाएगा डेल टी। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया था कि N2O5 के विघटन की जो दर है इससे क्या है, आधी है, NO2 के बनने की दर से आधी है। तो NO2 जो है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इसके बनने का जो दर है इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, N2O5 का दर मिल जाएगा। क्योंकि N2O5 के बनने का दर विघटन का दर NO2 के बनने की दर से क्या है, आधा है। तो यहाँ पर वही रिलेशनशिप्स दिख रहा है हमको। तो ये हो गया दर व्यंजक को लिखने का तरीका। अब आप इन दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए, यहाँ पर भी हमने दोनों को बराबर साइन से लिखा है। तो क्या आ जाएगा, 1/2 -1/2 डेल N2O5 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, डेल O2 अपॉन डेल टी। अब देखिए यहाँ पर इसकी विघटन की दर ऑक्सीजन के बनने की दर से क्या है, 2 गुना है। तो ये जितनी तेज़ी से बन रहा है, ठीक है, उससे दोगुनी तेज़ी से ये क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है। अब यहाँ पर हम उल्टा अगर बोलें तो उल्टा कैसे बोलेंगे, O2 के बनने की दर N2O5 के विघटन की दर से आधा है। तो ये इसके विघटन का दर जो है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो O2 के क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब N2O5 का आधा क्या कहलाएगा, O2 का दर। इसकी जो दर है इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो O2 का दर हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसीलिए व्यंजक को इस तरीके से लिखा जाता है। जो नंबर ऑफ मोल्स है आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। 1/2 अगर 2 है तो 1/2, 4 है तो 1/4 और 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दर व्यंजक लिखने का तरीका है। एक तीसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन है, उसका दर व्यंजक अगर लिखने के लिए बोला जाए 5Br माइनस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस, इससे प्रोडक्ट बनता है 3Br2 ब्रोमाइड और 3H2O, जिसमें H2O द्रव अवस्था में अगर है तब अभिक्रिया का दर व्यंजक कैसे लिखा जाएगा। तो अभिक्रिया दर इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 1/5 हो जाएगा माइनस डेल Br माइनस की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल टी समय अंतराल इज इक्वल टू माइनस डेल BrO3 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल डेल टी इज इक्वल टू
माइनस 1/6 डेल H प्लस की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल T समय अंतराल इज इक्वल टू 1/3 डेल Br2 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल डेल T। तो इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर H2O को दर व्यंजक में नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि H2O या जो जल है उसकी सांद्रता इस पूरे अभिक्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहती है। जब सांद्रता में परिवर्तन ही नहीं होगा तो फिर हमारा जो वैल्यू है अभिक्रिया दर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें ये प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट जो है P2 माइनस P1 इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 ही होगा। तो अभिक्रिया का दर भी क्या आएगा? 0। तो इसलिए इसको दर व्यंजक में नहीं लिखा जाता क्योंकि इसकी सांद्रता में ही परिवर्तन नहीं होता। सांद्रता में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो हम इसकी सहायता से इस अभिक्रिया की दर को ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब अभिक्रिया की दर पर इसके सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए दर व्यंजक में हम H2O को नहीं लिखते, लेकिन ये द्रव अवस्था में हो तब नहीं लिखा जाता H2O। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में H2O है तो वो दर व्यंजक में नहीं लिखा जाएगा। तो ये तो हो गया कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका दर व्यंजक कैसे लिखा जाता है, हमने एग्जाम्पल में देख लिया। तीनों एग्जाम्पल आप और भी एग्जाम्पल्स बुक में देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से ही आपको ये याद होगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम में माइनस और प्लस को भूल गए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए इसका प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये याद रहे कि हमें माइनस कब लगाना है, प्लस कब लगाना है। उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, 1-2 न्यूमेरिकल्स, ताकि हमको क्लियर हो जाए अभिक्रिया दर कैसे निकाला जाता है। हम तो ये लिखने का तरीका सीख गए, लेकिन सवाल को कैसे बनाना है, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, ये भी हमको आना चाहिए। तो अभिक्रिया दर लिखने का ये व्यंजक हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दर स्थिरांक क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार वन सेवा परीक्षा में दर स्थिरांक से एक क्वेश्चन आया था, तो इसलिए हम उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में रसायन विज्ञान का ये जो अभिक्रिया दर का प्रारंभिक ज्ञान, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9893453339। इस पर मुझे व्हाट्सएप करके भी आप अपना डाउट जो है भेज सकते हैं। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं।